नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। सभापति महोदय, जब देश को मनमोहन सिंह साहब जैसा काबिल प्रधानमंत्री मिलता है तो देश को आरटीआई जैसा एक्ट मिलता है, सेज जैसा एक्ट मिलता है, मनरेगा जैसा एक्ट मिलता है, लिबरलाइजेशन मिलता है, राइट टू एजुकेशन मिलता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट मिलता है। लेकिन जब देश को सौगातें मोदी मिलती है तो क्या मिलता है? सीए मिलता है, फॉर्म्स लॉ मिलता है, आर्टिकल 370 मिलता है, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा एक्ट मिलता है और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जैसे बिल देश को मिलते हैं। मुझे तो अपने हमवतन भाइयों से पूछना है कि आपको अपने बच्चों की तरक्की, खुशहाली और नौकरी की दरकार है या फिर मुसलमानों की दान की गई जमीनों को लूटकर धन्ना सेठों को देने की साजिश करने वाले कानून की? सभापति महोदय, यह सरकार रात के 3 बजे तक पूरे देश को जगा करके संसद में अपने ही नागरिकों को नीचा दिखाने के लिए वक्फ बिल ला रही थी, तो उधर रात के 1:30 बजे अमेरिका हम पर 26% टैरिफ लगा रहा था। सरकार की प्राथमिकताएं देश को पता। सभापति महोदय, मैं बहुत भावुक हूं आज, और मुझे अच्छा लगा कि आदरणीय नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा जी ने बहुत अच्छी बातें भी की, मन से बातें की। क्योंकि उनके नाम में प्रकाश जुड़ा है तो मैं उनमें हमेशा एक रोशनी की किरण देखता हूं। मैं उनके सामने बहुत अदब से यह बात कहना चाहता हूं कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। यह दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। मैं भावुक हूं, मेरी पलकें गीली हैं। अगर देश की एक बहुत बड़ी आबादी को लगता है कि आप उसका भला करने के लिए नहीं बल्कि उनकी इबादतगाहों, उनकी कब्रिस्तानों, उनकी खानकाहों को बर्बाद करने का बिल ला रहे हैं, तो फिर आप अगर समझाने में नाकामयाब रहे हैं तो यह आपकी नाकामयाबी है। पहले समझाइए, उसके बाद कोई बिल लेकर के आइए, तब शायद हम आपका इतनी पुरजोर तरीके से विरोध ना करें। लेकिन सभापति महोदय, मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस बिल में जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं, बॉम्सी पोर्टल देख लीजिए, सरकार का झूठ आपको पकड़ में आ जाएगा। हम डरे नहीं हैं, हम सिर्फ सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमें अपना समझिए। हम आपके अपने हैं, इस देश के नागरिक हैं और आप ताकत में हैं। संख्या बल के आधार पर बिल हो सकता है आप पास करा लें, लेकिन आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि हम तो वो तारीख हैं, जहनों में रहना है जिसे, कागजी पुर्जे नहीं जो फाड़ डाले जाएंगे। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं यह मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? आपको यह बात समझनी पड़ेगी। आपको अगर इतना विपक्ष की तरफ से पहले जेपीसी में इतने सारे पॉइंट्स आए और उसके बाद कल से लोकसभा में और राज्यसभा में सुझाव आप सुनने को तैयार नहीं है, लोगों की शंका को दूर करने के बारे में आप बिल्कुल सोच नहीं रहे, बस आप कह रहे हैं यह बिल उम्मीद की नई किरण है। नहीं साहब, इसे भले किरण जी लेके आए हैं, लेकिन ये उम्मीद की नहीं बल्कि नाउम्मीदी की किरण है। और इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी इस बात से खदशे में है, शक में है कि आप सीधे उनकी जमीनों को लूट करके धन्ना सेठों को बेचना चाहते हैं। मेरी अब भी आपसे अपील है कि इस बिल को वापस लीजिए। यह बिल कहीं से आपके अपने नागरिकों के लिए अच्छा नहीं है। यह बिल सिर्फ इस देश के मुसलमानों को नीचा दिखाने का और अपने एक ऐसे मतदाता वर्ग को खुश करने का बिल है जिनको इस बिल के पास हो जाने से कुछ मिलेगा भी नहीं। लेकिन आप एक नैरेटिव देना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं। मेरी आपसे अपील है कि कृपया ये जो सबका साथ सबका विकास का नारा है, इस नारे को रत्ती भर तो चरित्रार्थ कर दीजिए। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। सभापति महोदय,
सन 1947 में दिल्ली की जामा मस्जिद की तारीखी सीढ़ियों पर खड़े होकर के भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था कि मुसलमानों कहां जा रहे हो, यह है तुम्हारा मुल्क, यहां तुम्हारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं। उस वक्त मौलाना आजाद की ये सदाएं सुन करके लोगों ने अपने सरों की गठरियां उतार करके रख दी थी। आज उसी दिल्ली में मौजूद देश की संसद में एक बिल आया है जो हमसे उसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के सबूत मांगेगा, जो उन्हीं सीढ़ियों के पास अपनी कब्र में सोए हुए मौलाना आजाद को फिर से कब्र से सदा देनी पड़ेगी कि ये जो कब्र है वो मेरी कब्र है, ये किसी सरकार की जागीर नहीं है। सभापति महोदय, मैं जहां खड़ा हूं इसी संसद भवन के सामने सड़क के उस पार अपनी कब्र में सोए हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की कब्र है। शायद अब उस कब्र से भी सदाएं आए कि यह कब्र मेरी कब्र है, यह सरकार की जागीर नहीं है। सभापति महोदय, मैं वक्फ कानूनों में किए जा रहे संविधान विरोधी बदलावों के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। संविधान का आर्टिकल 14 हो, 29 हो, 30 हो, चीख चीख कर कहता है कि देश में सब बराबर के हकदार। आर्टिकल 26 कहता है कि सबको अपने अपने मजहबी कामों के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों का निर्माण करने का हक है और उसका रखरखाव का भी हक है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हर दिन कुचलने वाली यह सरकार देश के मुसलमानों से नफरत में इतनी अंधी हो गई है कि खुलेआम देश की संसद में देश सरकार के माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब झूठ बोलते हैं और देश को गुमराह करते हैं, झूठ शब्द असत्य बोलते हैं। सरकार ने इस बिल का नाम उम्मीद रखा है। मंत्री जी कल से इसे देश के मुसलमानों के लिए नई उम्मीद बता रहे हैं। नहीं मंत्री जी, न तो यह बिल मुसलमानों के लिए नई उम्मीद है और न ही उम्मीद की नई किरण। सभापति महोदय, भाजपा ने पूरे देश में वक्फ के नाम पर कई सारे झूठ फैलाए हैं। आइए आज उनकी सच्चाई पर बात करते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल को ऐसे बताया जाता है जैसे वक्फ ट्रिब्यूनल कोई मजहबी खाप पंचायत हो। सभापति महोदय, जबकि सच्चाई यह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल भी तो सरकारी न्यायिक विभाग है जिसमें सरकार द्वारा नियुक्त जज होते हैं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, कहीं ऊपर से थोड़ी आ गए। सभापति महोदय, देश के गृह मंत्री जी ने इसी सदन में कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जा सकता, जबकि सच यह है कि वक्फ एक्ट 1995 की धारा 83(9) के तहत हाई कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले की न सिर्फ समीक्षा कर सकता है बल्कि उसे बदल भी सकता है। सच तो यह है कि वक्फ बोर्ड खुद अपनी जमीनों के लिए कई सारी कोर्ट में मुकदमे लड़ रहा है।